नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेएसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज है फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम पे है, शीतल शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि शीतल शब्द का जो संधि विच्छेद करने पर जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आपको बता दूं प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसा कि अभी तक हम प्रैक्टिस सेटों में देखते हुए आ रहे हैं कि जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय क्या होता है कि जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी अगर मैं बात करूं जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? वाक्य का अर्थ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर शीतल शब्द में जो प्रत्यय लगा है, सिंपली हमसे पूछ रहा है, तो शीतल शब्द में प्रत्यय हो जाएगा लौ। ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम पे है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने जो हिंदी में स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमें पता है 25 होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी एक टेबल बनती है, जो हमें पता है कि सबसे पहले क्या आता है? अल्प प्राण हम पे आता है। सबसे पहले आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पे महाप्राण आता है, ठीक है, महाप्राण। और तीसरे पे हम पे फिर से अल्प आता है, और चौथे पे आता है महाप्राण, फिर हम पे अल्प प्राण, ठीक है। तो ये तो हमारी टेबल होगी। ये 5 टेबल बनती है। तो सबसे पहला वाक्य क्या होता है? अघोष। सबसे पहला होता है अघोष, फिर अघोष आता है, ठीक है, फिर दोबारा भी अघोष आएगा, और फिर आता है सघोष, ठीक है, फिर सघोष, या सघोष को क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं, ठीक है, फिर आएगा सघोष। तो इस तरीके से हमारी टेबल होती है। तो इसको हम नंबरिंग कर दें, अगर 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर क्या है? हर वर्ग का, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपकी टेबल बनती है। कचट तब हम इसे बोलते हैं क च ट त प। ये मैं आपको पिछली प्रैक्टिस सेटों में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे वर्ग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया इसकी ट्रिक क्या होती है। केटीएम 2, केटीएम 2। यहाँ पर क्या होगा? कंठ, के फॉर कंठ हो जाएगा, ठीक है, टी फॉर तालु हो जाएगा, एम फॉर मूर्धन हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन मूर्धा, ठीक है, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंती हो जाएगा, और ओ फॉर ओस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें बताना है कि जो पहला वर्ण, जो यहाँ पर अघोष वर्ण बताना है, तो अघोष वर्ण सीधा सीधा हमें दिख जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क, ठीक है। तो जौ जो है, जौ घ और गौ तीनों ही क्या है? सघोष वर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ आपसे सिंपली अगर बताऊँ, तो अघोष क्या होता है? अघोष क्या होते हैं? हर वर्ग के पहला और दूसरा शब्द क्या होगा? अघोष होगा। और यहीं पर अगर मैं सघोष की बात करूँ, सघोष क्या होते हैं? हर वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा होते हैं सघोष, ठीक है, या इन्हीं को क्या कहते हैं? घोष शब्द भी इन्हें कहा जाता है। कभी कभी घोष दे देगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, तो 25 होते हैं हम पे स्पर्श व्यंजन, और जिसमें से पहला, ठीक है, दूसरा और चौथा हम पे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा पे क्या होते हैं? अल्प प्राण, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द होगा? तो उम्मीद का विलोम शब्द हमें बताना है। तो उम्मीद का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मायूसी, ठीक है, किसी से आपने उम्मीद लगाई है, फिर उसका क्या होगा? विलोम शब्द मायूसी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए, अवनति, तो अवनति का क्या होता है? उन्नति, ठीक है, उन्नति इसका हो जाएगा। यहीं पर अगर देखिए हम ऑप्शन सी, आशा का क्या होगा? निराशा, ठीक है, आशा का हो जाएगा निराशा। अगर बात करें असंतोष, असंतोष का हो जाएगा ऑप्शन डी का संतोष, ठीक है। तो ये सब होते हैं इनके पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सुधा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो सुधा शब्द के क्या जोड़ने पर जो शब्द है बहुवचन बन जाएगा, हमें बताना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा हम पे, जन, ठीक है, सुधाजन हो जाएगा इसका, सुधा, सुधी जन, ठीक है। तो इसका सुधी जन, जन मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो जन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बहुवचन रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हमेशा जब भी पुल्लिंग शब्द आता है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको लिंग पता करना हो तो हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो भी शब्द हमें दिया होता है उसके साथ हम विशेषण ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें? अच्छा या अच्छी। देखिए सबसे जो बेसिक विशेषण होता है वो क्या होता है? अच्छा या अच्छी, हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर ये ट्रिक काम आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और विशेषण जोड़ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए, पक्षी उड़ता है या उड़ती है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सा है? पक्षी उड़ता है, उड़ती नहीं है। तो सीधा सीधा पहला ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो है पक्षी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पक्षी जो है उड़ता है, ठीक है, पक्षी उड़ता है, तो उड़ती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। या राशि दी गई या दिया गया, हम बोलते हैं ना राशि दी गई, तो दी गई यानी दी गई, राशि दी गई, तो ये हो जाएगी स्त्रीलिंग, ठीक है। और चील उड़ी, चील उड़ा नहीं होता, हम बोलते हैं चील उड़ा, ठीक है। तो चील उड़ी, तो चील उड़ी हो जाएगी, तो उड़ी किसमें आएगा? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। कुर्सी टूट गई, टूट गया नहीं बोलते, कुर्सी टूट टूट गई, ठीक है, टूट गई,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। तो इसी तरीके से आप क्या है विशेषण जोड़कर उनके साथ पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द में जो सही बैठ रहा है। तो ये छोटी सी बेसिक सी ट्रिक है इस चीज़ की, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या आप याद या ऐसे बोल सकते हैं अच्छी कुर्सी या अच्छा कुर्सी। तो हम बोलते हैं ना अच्छी कुर्सी है यार, ये वाली कुर्सी अच्छी लग रही है। तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, अच्छी से, ठीक है, अच्छी यहाँ पर सही बैठ जाएगा। इसी तरीके से अच्छी चीज़ है, अच्छा चीज़, ये चीज़ अच्छी है कि अच्छा चीज़। तो इसी तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन हम पे, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो काली घटा का घमंड घटा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर जो वर्णों की आवृत्ति है अगर वो होती है, ठीक है, तो शब्दों की आवृत्ति होती है, सॉरी वर्णों की बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो वर्णों की जो आवृत्ति होती है और उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है यमक अलंकार, यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक घटा यानी कम होना, ठीक है, काली घटा यानी घटा यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, बादल को, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा काली घटा का मतलब यहाँ पर बादल कह रहा है और यहाँ पर घटा का मतलब कम होना। तो ये दोनों का ही अर्थ क्या है, भिन्न है। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, तो इसका हो जाएगा यमक अलंकार। इसी प्रकार से हम देख चुके हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, यानी 3 बेर खाती थी, ये सबरी के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जो 3 बेर है, एक तो 3 बेर मतलब गिनती के 3 हो गए, 1 2 3, और 3 बेर मतलब 3 टाइम खाती थी, सुबह शाम और रात को, ठीक है, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार ऑप्शन डी यहाँ पर है हम पे, जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दूं मैं, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो चौवर्ण की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि स्वर संधि कौन सा हमें बताना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्वयंभू, तो स्वयंभू का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्वयंभू का संधि विच्छेद क्या है, स्वयंभू का संधि विच्छेद नहीं होगा यहाँ पर, तो स्वयंभू का पूरा शब्द होता है, लेकिन स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, जो अपने आप में उत्पन्न हो, ठीक है, स्वनिर्मित, इसका होता है स्वनिर्मित। स्वनिर्मित जो होता है, यानी हम ईश्वर की यहाँ पर बात हो रही है, स्वनिर्मित होता है स्वयंभू। कभी भी अगर स्वयंभू का अर्थ आ जाए तो स्वनिर्मित अर्थात ईश्वर या प्राकृतिक, ठीक है, स्वनिर्मित जो होता है उसे स्वयंभू कहते हैं, खुद से उत्पन्न होने वाला। अब ईश्वर खुद से उत्पन्न हुए तो स्वयंभू। अब अतिउष्म का क्या होगा, अतिउष्म का होगा यहाँ पर संधि विच्छेद अगर मैं करूं, अति धन ऊष्म, अति धन ऊष्म यहाँ पर होगा, ठीक है, अति धन ऊष्म होगा। और यहाँ पर जो बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है, ई धन उ। अब ई धन उ किसमें बनता है, ई धन उ यानी यौ, ये हो जाएगा यण संधि सीधा सीधा, ठीक है, ई धन उ यानी यौ हो जाएगा, और यौ जहां पर बनता है ये हो जाती है यण संधि, तो इसमें तो यण संधि हो जाएगी। अब हमसे स्वर संधि पूछा है, महोत्सव में देख लेते हैं हम, महोत्सव का क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, ठीक है, महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव। और यहाँ पर अगर संधि क्या बन रहा है हमारा, आ, ठीक है, यहाँ से आ आ रहा है और यहाँ से उ आ रहा है, आ धन उ क्या हो जाएगा, आ धन उ हो जाता है ए, ठीक है, ये हम किसमें देख चुके हैं, ये गुण संधि में हम देख चुके हैं। अब ऑप्शन डी बचता है हम पे, महोजस्वी, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महोजस्वी। अब कैसे हुआ, एक तो वृद्धि संधि में आप क्या देखते हैं, जहां पर भी 2 मात्राएं लगी होती हैं, तो इसकी बेसिक सी ट्रिक है कि जहां पर भी 2 मात्राएं आपको दिख जाएं तो ये क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको संधि विच्छेद भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो महोजस्वी का क्या होगा, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी इसका हो जाएगा, ओजस्वी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसी में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आ धन ओ, ठीक है, आ धन ओ क्या हो जाएगा हम पे, ओ हो जाएगा, तो ये होता है वृद्धि संधि में, ठीक है, ये हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया, रेखांकित शब्द में क्या है। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे अध है, ठीक है, तो अधमरा कर दिया, मार मारकर अधमरा कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमें बताना है रेखांकित शब्द क्या है, तो ऑप्शन से पता करते हैं हम। तो अधमरा संज्ञा तो होगी नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए ऐसे ही कैंसिल हो गया, उपसर्ग, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी उपसर्ग। अब यहाँ पर क्या है, मरा तो हमारा मूल शब्द हो गया, ठीक है, मरा मूल शब्द हो गया, ठीक है, ये क्या है, मूल शब्द है आपका, मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन यहीं पर इसमें क्या लगा हुआ, अध लगा हुआ, तो अध क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, मैंने हमेशा आपको बताया, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और प्रत्यय हम देख चुके हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर दीर्घ और प्लुप्त क्या है, ठीक है, तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है, तो सीधा सीधा ये तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुप्त स्वर, ये हम पढ़ चुके हैं इसे, उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर मैं बात करूं ह्रस्व स्वर की, ठीक है, तो ह्रस्व स्वर आपने देखे होंगे हिंदी में, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ओ ह्रस्व स्वर होता है, ई ह्रस्व स्वर होता है, ऊ ह्रस्व स्वर होता है, और री, ठीक है, उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, लेकिन गिनती 4 की होती है, तो ये होते हैं हम पे 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ह्रस्व स्वर जिनमें कम मात्राएं नहीं होती है, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ओ ई ऊ और री, ठीक है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। यहीं पर अगर मैं बात करूँ दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी जिनमें मात्राएं वाले शब्दों को हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लो, आ हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, ठीक है, ऊ हो जाता है,
और ए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए का आपको याद रखना है, ठीक है। जो दीर्घ स्वर में दोनों ही ए आते हैं, चाहे छोटा ए हो बड़ा ए हो। इसी के अलावा ओ भी आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है, और ओ भी आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इनमें क्या होता है, मात्राएं लगी होती है ना, एक बड़ी मात्रा, बड़े शब्दों को इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है तो इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहीं पर मैं अगर मैं बात करूं पुलुप्त स्वर की, तो पुलुप्त स्वर क्या होता है, आपने देखा होगा रामायणीय संवादों में अक्सर, जैसे कि राम बोला, ठीक है, राम बोला, तो इसमें क्या होता है, राम बोला लंबा शब्द लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ से अधिक समय। दीर्घ से अधिक समय किसमें लगता है, अधिक समय किसमें लगेगा, ये लगेगा आपका पुलुप्त स्वरों में, ठीक है। तो यहाँ पर पुलुप्त स्वर हो जाएगा। ये सब आपके पुलुप्त स्वर है जो छुप जाते हैं। पुलुप्त मतलब लुप्त हो जाना। अब राम बोल रहे हैं तो संवादों में हे राम, लंबा राम बोला यहाँ पर, तो ये पुलुप्त शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पैर से सिर तक काव्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो पैर से सिर तक, ठीक है, ये पैर से सिर तक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैर से सिर तक के लिए शब्द क्या होगा था, आपदा मस्तक, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। तो देखिए वर्ण विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इस बार एग्जाम में, पिछले 2 एग्जाम में नहीं आया है, उससे पहले पटवारी के एग्जाम में आया था। तो उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऊ को लिख लेंगे, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है, यानी ऊ हमने लिख लिया इसी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, अगला क्या है, द और ध से मिलकर बना है, क्या क्या बना है, ध्या, ठीक है। तो यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है, हलंत वाला। फिर यहाँ पर द और य, ठीक है, द और य से मिला है, और इसमें जो स्वर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो हुआ है आ का, ठीक है। और यहीं पर बात करें नौ, तो नौ का कैसे हो जाएगा, नौ और ओ, ठीक है, नौ और स्वर से बना है। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उद्यान का इस तरीके से होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं कृपा का किस तरीके से होगा वर्ण विच्छेद, कृपा आता है, ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो कृपा का क्या होगा, क तो आधा ही आएगा, क में कौन सा स्वर लगा है, री लगा है, ठीक है, क्री पा, ठीक है, प में कौन सा स्वर लगा है, आ, ठीक है। तो कृपा का इस तरीके से हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं, काफी बार पूछा जाता है युधिष्ठिर, ठीक है, बहुत ही टिपिकल है युधिष्ठिर। पहले तो इसकी वर्तनी भी आपके लिए युधिष्ठिर होता है, ठीक है, युधिष्ठिर। ये किस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद होगा, तो इसका जो वर्ण विच्छेद है काफी लंबा वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले य है, ठीक है, तो य का क्या हो जाएगा, य, ठीक है, य आ जाएगा। य का किसकी मात्रा लगी है, ऊ की लगी है, ऊ सर के साथ, ठीक है। इसी तरीके से फिर ध है, ठीक है, ध हो जाएगा, ध आएगा, और ध में कौन सा स्वर लगा है, ई का लगा है, तो ई आ जाएगा हम पे। फिर इसी प्रकार से श है, ठीक है, तो श तो आधा स्वर रहित है, तो फिर स स्वर रहित है, तो ठ आ जाएगा, ठीक है, ठ आएगा। फिर इसी में ई जुड़ेगा, ठीक है, फिर रॉ आ जाएगा, आप पे रॉ है, और रॉ किस स्वर के साथ है, ओ के साथ। तो ये हो जाएगा आपका युधिष्ठिर का। एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप इसे होमवर्क में करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप वीडियो देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, तो इसका आंसर जो है आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। वरना क्या है, अगर जिसको नहीं आएगा तो ग्रुप में अपने अपने मैसेज सब लोग जो लिखा हुआ स्क्रीनशॉट है, या फिर आप किसी पेपर में लिख के फोटो में ग्रुप में भेज सकते हैं। मैम बता देंगे वहाँ पे किसका गलत है किसका सही है। तो आपके लिए होमवर्क क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय का आप वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय का सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। कोशिश करिएगा खुद से नहीं होगा तो जो है हम लोग इसे जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द में जैसा कि आपको बता चुका हूँ, जो संस्कृत में जो के इस्तेमाल होते हैं हिंदी शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम तद्भव शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंख, ठीक है। आंख क्या होता है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है, आंख यानी तद्भव शब्द है हिंदी शब्द। इसी की अगर मैं तत्सम की बात करूँ क्या होगा, अक्षी, ठीक है, अक्षी हो जाएगा इसका तत्सम, ठीक है, अक्षी इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। इस चीज को भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 13 सॉरी। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है आ गया, तो फिर से हम गोला कर लेंगे। नहीं है जब भी आता है तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि गोला करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो कृषाणु किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर बताना है धूम्रकेतु का तो होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी भी सही है, वायु सखा भी इसी का होता है, या पावक भी इसी का होता है, अतुल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अतुल। अगर मैं बात करूँ अतुल किसका पर्यायवाची होता है, तो अतुल होता है, अतुल पर्यायवाची होता है अनोखा का। अनोखा शब्द सुना होगा आपने, ये तो अनोखा है, तो ये अनोखा जो पर्यायवाची होता है ये अतुल का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अतुल का क्या हो जाएगा, और अनूठा, ठीक है, अनूठा भी इसी का होगा, या अपूर्व भी इसी का होगा, ठीक है, अपूर्व भी इसी का होगा, या इसका कौन सा होगा, और निरूपम, ठीक है, निरूपम भी इसी का होता है, निरूपम, या फिर आदित्य भी इसी का होगा, ठीक है, कौन सा, आदित्य, ये भी इसी का पर्यायवाची होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, कृषाणु और ईशाणु, ये हो जाएंगे आग के पर्यायवाची, ठीक है, ये सब हो जाएंगे आग के पर्यायवाची। और आग के और कौन कौन से होते हैं, दवानल देखा हुआ आपने, दवानल भी आग का ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे, ज्वाला भी आग का ही होता है। और कौन से होते हैं आग के, हतुशान, ठीक है, हतुशान भी आग का ही होता है। ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे आग के। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में अव्यय है। तो अभी आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास अगर आपने देखी होगी, अव्यय शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, यानी अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, लिंग वचन और कारक के आधार पर शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो वाह वाह क्या है, ये क्या है, अव्यय शब्द है, लेकिन अव्यय का भी कौन सा शब्द है, ठीक है। तो हर्षबोधक अव्यय, शोक बोधक अव्यय, असंबोधित और तिरस्कार बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार है, इनमें से बताना है। तो वाह वाह के पीछे आपने देखा होगा ये लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा, इस चिन्ह को हम बोलते हैं विस्मय आदि बोधक, ठीक है, यानी विस्मय आदि बोधक। इस शब्द को क्या बोलते हैं, विस्मय आदि
बोधक चिन्ह ही होता है, ठीक है, ये भी होता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसी चिन्ह का क्या होता है कि ये चिन्ह क्या करता है, आश्चर्य या फिर किसी चीज का बोध कराता है। तो यानी वाह वाह के पीछे लग गया तो हर्ष बोधक, ठीक है, वाह वाह यहाँ पर हर्ष के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हम बोलते नहीं वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर ये प्रयोग हो रहा है। जैसे हमने मान लीजिए आप अचानक से आप ओली बुग्याल चले गए घूमने, या फिर आप चोपता बुग्याल चले गए, आपने देखा, देखते ही आपकी आंखें खुल गई, अरे वाह भाई कि मजा आ गया बुग्याल देख के, तो आपने वहाँ पे एकदम हर्ष बोधक करा ना, हर्ष आपने वो करा, जाहिर करा, तो यहाँ पर क्या है, हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध आ गया है। फिर से देखिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है, सीधा गोला कर दो, गोला करने से हाईलाइट हो जाती है चीजें, तो आपको पता लग जाता है कि ये मेरे को यही चीज बतानी है, अशुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है अनुसांगिक, बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आध्यात्मिक, ये भी सही लिखा हुआ है, आध्यात्मिक इसी तरीके से लिखा जाता है। ऐतिहासिक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत कैसे हो जाएगा, ऐतिहासिक नहीं होता है कभी भी, क्या होता है ऐतिहासिक, ठीक है, ये चीज नोट करिएगा, ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। और दायित्व भी इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, काफी बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है अनुदित, ठीक है, अनुदित, अनुदित में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, अनुदित इस तरीके से लिखा जाता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, तदुपरांत आपने सुना होगा, एक तदुपरांत, तो आप अगर उच्चारण अच्छा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर वर्तनी भी सही होंगी, ठीक है। तदुपरांत इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से द्रष्टव्य, ठीक है, द्रष्टव्य एक बार पूछा गया था हमसे एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है, द्रष्टव्य इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, तदनंतर आता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है तदनंतर, ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से भी तदनंतर होता है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तदनंतर ही लिखेंगे इसे, तदनंतर इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से एक हम पे आता है उच्छृंखल, उच छ्र खल, ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा, उच्छृंखल, नीचे भी मात्रा आएगी और ऊपर बिंदु भी आएगा, ठीक है, उच्छृंखल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये सभी क्या है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, तो नहीं है आ गया, जब भी नहीं है आता है, देखिए कभी भी है, सुमेलित है, नहीं है, तो नहीं है आ गया तो आपको सीधा सीधा गोला कर देना है। अब ये क्या है, आपको हाईलाइट कर रहा है ये चीज, बार बार जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा सीधा गोला कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है दूसरी बार पढ़ने में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को स्किप कर देते हैं और आंसर पर टिक कर देते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी चीजों से आपको बचना है, ठीक है। अब सरल वाक्य नहीं है बताना है, लड़का दौड़ता है, बिल्कुल ये तो सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सरल वाक्य। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, चढ़ रहे थे, ठीक है, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पर सरल वाक्य की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सरल वाक्य क्या होता है, एक उद्देश्य, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य, एक उद्देश्य हो जाएगा, और एक इसमें क्या होता है, एक ही विधेय होता है, ठीक है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये क्या होता है हमारा सरल वाक्य, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें होता है सरल वाक्य। अब यहाँ पर क्या है, हमें बताना है कि सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन सी, मैंने लड़के को बुलाया, तो ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी बचता है, तो सीधा सीधा तो एलिमिनेट होकर हो गया। देखिए चीजों को एलिमिनेट करना आना चाहिए जरूरी, आपको वाक्य पढ़ते हुए आएंगे, हर एक ऑप्शन को आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस है। यहाँ पर आप जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीरियसली लेके करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए काफी बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन ही तो यार, आंख सोते सोते बिस्तर में बैठ के पेपर देते हैं, इस ये पेपर देने का तरीका नहीं है। पेपर आपको सीरियसली देना है, जहां पर भी आप बैठते हैं, आपके पढ़ाई का टेबल होगा, टेबल नहीं, आप बिस्तर पर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, जहां पर भी बैठते हैं, सीरियसली एक पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है उस क्वेश्चन को नोट करिए, लिखिए, उस क्वेश्चन को बार बार समझिए, और नहीं आता है तो छोड़िए, आगे बढ़िए उस क्वेश्चन से। जब बाद में क्या पता हमारा दिमाग क्या होता है, उस समय उस क्वेश्चन पर नहीं चल रहा है, आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दोबारा एकदम से आंसर क्लिक कर जाता है, तब उसे अटेम्प्ट करिए। अब काफी लोग क्या सोचते हैं, यार इनके प्रैक्टिस सेट देके फायदा नहीं है, या यहाँ चले जाते हैं, वहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट आप कहीं भी दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हमारी एप्लीकेशन पर दीजिए या हमारी प्रैक्टिस सेट दीजिए, जहां पर भी आप प्रैक्टिस सेट दें, आप प्रैक्टिस सेट को इतने सीरियसली लें कि आप उसे सोचे आयोग का पेपर है। इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, आप लोग क्या है, कभी भी मान लीजिए पेपर दे रहे हैं आप, एक पेपर है आपका, मॉक टेस्ट है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, XYZ जगह, कोई भी कोचिंग हो सकता है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को आपने अटेम्प्ट करा, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आता है, आपने क्या करा, तुक्के मार के कर दिया, आपने कर दिया 65 सही 35 गलत। अब आपके नंबर देखिए हमने कितने आ रहे हैं, नंबर 55 57 58, यही गलती आप करते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 65 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 65 क्वेश्चनों पर रुक जाइए, ठीक है, 65 क्वेश्चनों पर रुक जाइए, और तुक्के एक भी मत मारिए। हमेशा मैं बोलता हूँ नेगेटिव की कोशिश करिए कि नेगेटिव कितने बचे आपके होने चाहिए, डबल डिजिट नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 6 से 8 नेगेटिव होने चाहिए। अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत होंगे तो 2 माइनस होंगे, तो 70 आपका फिर भी स्कोर रहेगा, यानी आप कंपटीशन में बने हुए हैं, किसी भी एग्जाम में 70 प्लस मतलब कंपटीशन में बने रहना। तो यही होता है प्रैक्टिस सेट। अब यहाँ पर अगर आपको कॉन्फिडेंस वाला बिल्ट हो जाएगा ना कि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, मान लीजिए आप क्या है, अब प्रैक्टिस सेट में आपने देखा 100 के 100 क्वेश्चन कराते हैं, सोचते हैं मजा आ गया तो हलवा है, ये चीज गलती कभी नहीं दोहरानी है। प्रैक्टिस सेट का मतलब है, प्रैक्टिस सेट मतलब आयोग का पेपर, इस पेपर को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे आप वहां दोगे, आप यहाँ 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां जाके आप 60 अटेम्प्ट करके आते हो, 70 अटेम्प्ट करके आते हो। भाई जितनी सीरियसली आयोग का पेपर देते हो ना, उतनी सीरियस अगर आपने प्रैक्टिस सेट दे दी है, मैं कह रहा हूँ आपको आज गारंटी देता हूँ, अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट जो है तमीज से दे देंगे, सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट पूरे साल में, और सीरियसली दे देंगे किसी भी एग्जाम से पहले, चाहे एक ही दिन में दे चाहे 10 दिन में दे, आप इतने सीरियसली देना, आपको जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, निश्चित तौर पर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आसमान पर होगा, ठीक है। आप क्या कर पाएंगे, मान लीजिए पेपर बहुत टफ आ गया, बहुत ईजी आ गया, आपने यहाँ पे 70 क्वेश्चन करे, अब आपको यही आदत मेंटेन है प्रैक्टिस सेटों से कि 70 क्वेश्चन जो मैंने करे इसमें से मेरी एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेरे 4 गलत होंगे 5 गलत होंगे, फिर भी आप 78 मतलब 68 नंबर प्लस में होंगे, ठीक है। अगर आपके 4 गलत हुए तो आप कितने नंबर होंगे, आपके 68 नंबर होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो आपको वहां पे हेल्प करेगा, यहाँ पर आप मजाक में मत दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर हमें पूछा था सरल वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है, अब की सीधे सीधा आ गया। की किसकी पहचान होती है, मैंने आपको बताया की होती है मिश्र वाक्य की पहचान। ठीक है, की होती है मिश्र वाक्य की पहचान। ठीक है, की होती है मिश्र वाक्य की पहचान। और मिश्र वाक्य मैंने आपको हमेशा से बताया, मिश्र वाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर क्या है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है, व्यापार में वृद्धि हो क्या है, मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यानी एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो इस चीज को भी हमेशा से नोट करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हिंदी में इनमें से हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हमें बताना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद जी क्या है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थे हम पे, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आत्मजयी किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो आत्मजयी जो पुस्तक हो जाएगी, ये पुस्तक हो जाएगी कुंवर नारायण की कीर्ति। ठीक है, कुंवर नारायण जी की कीर्ति हो जाएगी, कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण जी की कीर्ति हो जाएगी। ठीक है, की कीर्ति। और ये किस विधा की पुस्तक है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी एकांकी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ का सही मुहावरा है। तो काम शुरू होते ही बाधा आना, अब आपने कोई भी काम शुरू करा, मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू करा या फिर आपने कुछ भी कार्य शुरू करा, कोई सा भी XYZ काम शुरू करा, उसमें बाधा आ गई, उसके लिए एक मुहावरा हमने सुना है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें लॉजिक से भी होती हैं, एलिमिनेशन से होती हैं। सिर पर भूत सवार होना, अब सिर पर भूत सवार होना मतलब किसी कार्य को करने की बहुत ही तीव्र इच्छा होना, यहाँ पर सीधा सीधा इसका ये हो जाएगा। लेकिन सर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ क्या होगा, काम शुरू आते ही बाधा आना। ठीक है, और सिर पर पांव रखकर भागना, तो कोई सेंस इस चीज का नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर पर खून सवार होना, इसका भी कोई सेंस नहीं है, तो सीधा सीधा एलिमिनेट होकर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।